तो दोस्तों स्वागत है आपका हॉरर स्टोरीज में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई डरावनी कहानी। तो आज की हमारी कहानी है भूतिया हॉस्टल की। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज ने कहा, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूं। इंस्पेक्टर ने कहा, पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज ने कहा, साहब यहां रोज किसी न किसी का कोई मरता रहता है, किसका ख्याल करो। इंस्पेक्टर ने कहा, चर्बी चढ़ गई तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से कहता है, माफ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए उन्हें सफेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका ने कहा, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़कर आए थे, वो कितना खुश भी था वहां, अब यूं यहां मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन ने कहा, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचाने को ही बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कूट कूट कर रोने लगा। फिर न जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन ने कहा, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ, बोल वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने कहा, होश में रहकर जवान खोलिए मोहन खन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूं जो आपकी धमकियों से डर जाऊंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे से बरामद हुई है। प्रियंका ने कहा, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहां और अब लाश बनकर लौटा है, आखिर ऐसा क्या होता है वहां? इंचार्ज ने कहा, मौत का तांडव होता है वहां। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहां से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहां, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर ने कहा, खन्ना सर आपसे वादा रहा, ये गुत्थी में ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुंचाकर ही दम लूंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। इंचार्ज ने कहा, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहां से। इतना कहता हुआ मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया, वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमयी है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगाकर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहां पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उस हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार ने कहा, कहां चले बाबू? रोहित ने कहा, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार ने कहा, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहां कोई काम नहीं होता है। रोहित ने कहा, क्या दिन में कोई काम नहीं होता, क्यों? चौकीदार ने कहा, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या, क्यों, कैसे? ज्यादा सवाल न करो बाबू, चले जाओ। रोहित ने कहा, बड़े अजीब नियम कानून है। रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहां से निकल गया।
रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतजार करने लगता है। वही हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहां कोई हलचल नहीं होती। यहां तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घनघोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहां से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है। चौकीदार ने कहा, कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को यह आवाज जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था, फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार ने कहा, ज्यादा सोचो न बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित ये देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाइयां साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई न कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहां दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा-गट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार ने कहा, साहब ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूं दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था। उस आदमी ने उंगली से दूसरी तरफ इशारा किया जहां रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुंच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहां कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। दूसरा ये कि भूलकर भी किसी के कमरे में न जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा ये कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर न निकले। रोहित ने कहा, ये कैसे रूल हैं? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहां कोई था ही नहीं। नहीं दूर मैन गेट पर चौकीदार और नहीं रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहां कोई रहता ही न हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी के चीखने की आवाज आई और रोहित उसी चीख के पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। कोई अपने दरवाजे को खोलने को तैयार ही नहीं था, इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित ने कहा, भाई मैं रोहित, इस हॉस्टल में नया आया हूं, जरा दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के सभी कमरों के दरवाजों को आजमा लेता है, कोई बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे कोई आग लगी हो। जमीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है, तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरों में दस्तक देने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे से दरवाजा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा था, मदद मांग रहा था कि दरवाजा खोलो। अंदर आग लगी है, पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसके कपड़ों में आग लग गई। रोहित के शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई, पर अब वो पूरी तरह घायल हो गया था। दर्द से कर्राते हुए उठ ही रहा था, तभी उसकी नजर चौकीदार पर गई और वो उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज भी दी, पर वो पीछे मुड़ा ही नहीं, बस भूत बने आग को देखता ही रहा था और उसके आगे उस रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित ने कहा, चाचा क्या हो रहा है यहाँ, और ये आग यहाँ कैसे लगी, और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे आप? चौकीदार ने कहा, मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू,
अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है। इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। रोहित ने कहा, सरे ये क्या हुआ आपको, चलिए यहां से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार ने कहा, बाबू मुर्दों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। रोहित ने कहा, मतलब? चौकीदार ने कहा, मतलब जानना है बाबू, तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेबान से पकड़कर उसे सबसे कॉरिडोर की सबसे आखिरी दीवार पर सटा देता है और फिर हर कमरे से लाशें किसी ज़ोंबी की तरह बाहर निकलने लगी और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगी। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित ने कहा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार ने कहा, रोते हुए बोला, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता बताइए। जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले एक रात आई और उसी रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसे कमरा नंबर 307 दे दिया, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिनसे आधी रात में पहले हॉस्टल के सभी कमरों को बाहर से बंद करा और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलसकर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल दिखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकला, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला, इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नजरों में वो ही उनका हत्यारा बन जाता है। ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित क्या हुआ होगा ये बताने की जरूरत तो नहीं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी हॉरर कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।